नमस्कार दोस्तों, कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पहली यूनिट के अंतर्गत हम विश्व भूगोल का अध्ययन करते हैं और विश्व भूगोल के अंतर्गत हमने 3 टॉपिकों को देखा था जो आपके सिलेबस में लिखे हुए थे। पहले टॉपिक में विश्व के प्रमुख भौतिक लक्षणों की बात की गई थी, जिसमें आपको पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, हिमनद इन सभी का अध्ययन करना था। दूसरे में प्रमुख भौगोलिक घटनाओं की बात की गई थी, जिसमें आपको भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और चक्रवात का अध्ययन करना था। आज की इस वीडियो से हम प्रारंभ करने वाले हैं इसके तीसरे टॉपिक का, जिसके अंतर्गत हमें विश्व की जलवायु का अध्ययन करना है। विश्व की जलवायु के अंतर्गत आपको देखना होगा कि विश्व में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है, अर्थात जलवायु का वर्गीकरण किस प्रकार का है। दूसरा, विश्व को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। विश्व में वर्षा का वितरण किस प्रकार का है, या विश्व में वर्षा कितने प्रकार की होती है। साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन और उसका विश्व, प्रकृति और मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके लिए क्या क्या अधिनियम बनाए गए हैं, इन सभी का अध्ययन हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। आज से इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं विश्व की जलवायु को। विश्व की जलवायु के अंतर्गत हम विश्व की जलवायु को समझेंगे कि जलवायु परिभाषा क्या होती है, जलवायु का वर्गीकरण देखेंगे कोपेनहेगन के अनुसार, जलवायु का उपवर्गीकरण भी देखेंगे कि उपभागों में इसका वर्गीकरण कैसे होता है। साथ ही साथ विश्व को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, इसका भी अध्ययन करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जलवायु की परिभाषा होती क्या है, जलवायु किसे कहते हैं। तो दोस्तों, किसी विशिष्ट क्षेत्र में लंबी समय अवधि से मतलब होता है करीब करीब 35 वर्ष तो हो, इससे ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर है? तो किसी विशिष्ट क्षेत्र की लंबी समय अवधि 35 वर्ष में मौसम की समग्र अवस्थाओं, मौसम की अवस्थाएं क्या होती हैं, जैसे कि मौसम में तापमान होता है, मौसम में दबाव होता है, मौसम में आर्द्रता होती है। ठीक है, तो ये जितनी भी अवस्थाएं होती हैं, उन अवस्थाओं और विविधताओं के औसत को क्या कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। क्लियर हुआ? क्या है? किसी विशिष्ट क्षेत्र में लंबी समयावधि करीब 35 वर्ष में मौसम की समस्त अवस्थाओं और उसकी विविधताओं के औसत को क्या कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। जलवायु के अंतर्गत हम किस किस का अध्ययन करते हैं, तो तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता, वर्षण इत्यादि का हम अध्ययन करते हैं। किस किस का करते हैं? वायुमंडलीय दाब का करते हैं, तापमान का करते हैं, आर्द्रता का करते हैं, वर्षा का करते हैं, और भी चीजें हैं जो कि मौसम के अंतर्गत आती हैं, उन सभी का हम अध्ययन करते हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक भी होते हैं। जलवायु किन कारकों से प्रभावित होती है? तो जिससे मानसून प्रभावित होता है, उसी से जलवायु भी प्रभावित होगी। जैसे कि अक्षांशीय स्थिति, पृथ्वी पर अक्षांशीय स्थिति आपने देखी है, हर जगह एक सी नहीं होती है। ध्रुवों से जब भूमध्य रेखा से जब आप ध्रुवों की ओर जाएंगे तो अक्षांश जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो तापमान के वितरण में भी क्या होने जाएगी, बदलाव होता जाएगा। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य तापमान ज्यादा होता है, विषुवत रेखा पर तापमान सर्वोच्च होना चाहिए, और धीरे धीरे हम ऊपर की ओर जब बढ़ते हैं, ध्रुवों तक जाते हैं, तो वहां तापमान में कमी आने लगती है। यहां ध्यान रखिएगा, पृथ्वी पर सबसे अधिक तापमान कर्क रेखा और मकर रेखा पर होता है। होना कहां चाहिए था, भूमध्य रेखा पर, लेकिन भूमध्य रेखा पर तापमान सबसे ज्यादा इसलिए नहीं होता क्योंकि यहां पर संवहनीय वर्षाएं होती हैं, और संवहनीय वर्षा होने के कारण प्रतिदिन वर्षा होती है, जिससे यहां का तापमान थोड़ा सा कम हो जाता है। और तापमान सबसे ज्यादा कहां का हो जाएगा, तो कर्क और विषुवत रेखा पर हो जाएगा। इसके ऊपर जब हम चलते हैं तो तापमान में कमी आती जाती है, चाहे आप कर्क रेखा के ऊपर जाएंगे, चाहे आप मकर रेखा के नीचे जाएं। क्लियर है? और क्या क्या होता है, समुद्र तल से ऊंचाई, जैसे जैसे हम आपको पता है कि समुद्र तल से ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो उसमें तापमान में कमी आती है। जैसे कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे जैसे हम प्रत्येक 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे, टेम्परेचर की दर कम होती जाती है। और क्या, पवन भी कैसी होती हैं आपको पता है, स्थानीय पवनें चलती हैं। ठीक है, मौसमी पवनें चलती हैं, तो इसमें भी कुछ गर्म पवनें होती हैं, कुछ ठंडी पवनें होती हैं। तो वह जहां पर जैसी जाती हैं, जहां पर गर्म पवनें जाएंगी वहां के मौसम को, वहां की जलवायु को गर्म बना देंगी, और जहां पर ठंडी पवनें जाएंगी वहां पर उनको ठंडी बना देगी। समुद्री जलधाराएं, जलधाराओं के विषय में भी मैंने आपको बताया था कि समुद्र में 2 प्रकार की जलधाराएं चलती हैं, एक ठंडी जलधाराएं और एक गर्म जलधाराएं। जो विषुवत रेखा
से चलती हैं, चाहे वह उत्तर की ओर चलें चाहे वह दक्षिण की ओर चलें, वह गर्म जलधाराएं रहती हैं, और जो ध्रुवों की ओर से आती हैं वह ठंडी जलधाराएं होती हैं। ये जलधाराएं जिन क्षेत्रों से जाती हैं वहाँ के तापमान को अपने अनुसार परिवर्तित कर देती हैं, अर्थात जहाँ से गर्म जलधाराएं गुजरेंगी वहाँ वह उस स्थान को गर्म कर देंगी, और जहाँ से ठंडी जलधाराएं गुजरेंगी वह उस स्थान को ठंडा कर देंगी। साथ ही साथ और कौन कौन से क्षेत्र होते हैं जो इसकी जलवायु को प्रभावित करते हैं, तो ढाल की प्रवणता, वनस्पति का आवरण, मेघाच्छादन, समुद्र तट से दूरी और स्थलीय प्रकृति, ये सभी ऐसे कारक होते हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर मैंने आपको जलवायु की परिभाषा बताई, जलवायु के अंतर्गत हम किस किस का अध्ययन करते हैं उसको समझाया, साथ ही साथ जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को बताया। अब हम बात करते हैं जलवायु के वर्गीकरण की, कि जलवायु का वर्गीकरण होता कैसा है। तो यदि मुख्य तौर पर देखा जाए तो विश्व की जलवायु को प्रमुख 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन से भाग हैं? एक भाग है उष्णकटिबंधीय जलवायु, दूसरा भाग है मध्य अक्षांशीय जलवायु, और तीसरा होता है ध्रुवीय जलवायु। यदि हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर जो कर्क और विषुवत रेखा, कर्क और मकर रेखा होती है, इसके बीच जो जलवायु पाई जाती है उसे कहा जाता है उष्ण जलवायु। क्या कहा जाता है? उष्ण जलवायु क्षेत्र। यहां से जो 66 डिग्री के बीच की जलवायु पाई जाती है उसे कहा जाता है मध्य अक्षांशीय जलवायु। इसे क्या कहा जाएगा? मध्य अक्षांशीय जलवायु। मध्य अक्षांशीय जलवायु, ये भी वही होगी और ये भी वही होगी। और जो इनके ऊपर होती है ये वाली, यहाँ की जलवायु जो ध्रुवों के पास पाई जाती है, इसे कहा जाता है ध्रुवीय जलवायु। तो यदि हम देखें पृथ्वी में जलवायु के वर्गीकरण को, तो वह मुख्यतः 3 प्रकार का ही होता है। एक हो जाएगा उष्णकटिबंधीय जलवायु, जो कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाई जाती है, और 23.5 से 66.5 के बीच में जो जलवायु पाई जाती है, चाहे उत्तरी अक्षांश की बात करें चाहे दक्षिणी अक्षांश की बात करें, उन दोनों में मध्य अक्षांशीय जलवायु पाई जाती है। और यदि हम 66.5 के ऊपर बात करें तो यहां पर दोनों गोलार्धों में, चाहे उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो, दोनों में ध्रुवीय जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु पाई जाती है? ध्रुवीय जलवायु पाई जाती है। क्षेत्रीय प्रभाव के कारण उपयुक्त जलवायु से भिन्न स्थितियां भी देखी जा सकती हैं। ठीक है, भिन्न स्थितियां भी देखने को मिली हैं। ये जो 3 प्रकार की जलवायु बताई गई हैं ये मुख्य तौर पर बताई गई हैं, लेकिन कई कारणों से इनमें भी भिन्नता दिखाई देती है। विद्वानों ने प्रमुख भिन्नताओं को आधार बनाकर जलवायु प्रदेशों को उपवर्गों में विभाजित किया है। किसमें विभाजित किया है? उपवर्गों में। इसमें कोपेनहेगन का जो जलवायु वर्गीकरण है वह सर्वाधिक मान्यता प्राप्त वर्गीकरण है। कोपेनहेगन का जलवायु वर्गीकरण उपविभागों को वर्गीकृत करता है। किसके उपविभागों को? जलवायु के उपविभागों को। क्लियर है? समझते हैं हम कोपेनहेगन के जलवायु वर्गीकरण को, कि कोपेनहेगन ने जलवायु का वर्गीकरण किस तरीके से किया। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कोपेनहेगन थे क्या, इनका जलवायु वर्गीकरण सिद्धांत किस पर आधारित था, और इन्होंने अपनी इस सिद्धांत में कौन कौन से मुख्य बिंदुओं को समाहित किया था। तो यदि हम कोपेनहेगन की बात करें तो 1900 ईस्वी में विश्व की जलवायु का इन्होंने वर्णनात्मक वर्गीकरण किया था। क्या किया था? वर्णनात्मक वर्गीकरण किया था। यह जर्मन के वनस्पति विज्ञानी थे। कौन? व्लादिमीर कोपेन। इनका पूरा नाम था व्लादिमीर कोपेन। और इन्होंने जो अपना आधार बनाया था, अपने वर्गीकरण का आधार बनाया था, वह बनाया था कैंडला द्वारा 1874 में प्रस्तुत विश्व के 5 वनस्पति कटिबंधों के वर्गीकरण को। तो जो कैंडोल ने 5 वनस्पति कटिबंधों में पूरे विश्व को वर्गीकृत किया था, उसी के आधार पर या उसी को आधार बनाकर इन्होंने अपना जलवायु का वर्गीकरण जो सिद्धांत था उसको वर्गीकृत किया था, उसका वर्गीकरण किया था। कोपेनहेगन के अनुसार वनस्पति वितरण व जलवायु में क्या होता है? घनिष्ठ संबंध होता है। कोपेन कहते हैं कि विश्व में जितनी भी वनस्पतियां पाई जाती हैं उन वनस्पति में और वहां की जलवायु में कैसा संबंध होता है? तो घनिष्ठ संबंध होता है। जहां पर जिस तरीके की जलवायु पाई जाएगी वहां की वनस्पति भी उस जलवायु के अनुसार बदल जाएगी। अर्थात जिस तरीके की, जिस अक्षांश पर जलवायु होगी वहां की वनस्पति उसके अनुसार होगी। अनुभाविक पद्धति में
इन्होंने अपनी जो पद्धति है, जो वर्गीकरण की पद्धति है, वह थी अनुभाविक पद्धति। कौन सी? अनुभव पे आधारित पद्धति। अनुभाविक पद्धति में क्या होता है? इसमें पहले प्रयोग किया जाता है, प्रयोग के आधार पर पर्यवेक्षण किया जाता है और पर्यवेक्षण से जो आंकड़े प्रस्तुत होते हैं या आंकड़े निकल के आते हैं, उन आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना, जो कोपेनहेगन है उन्होंने अपने जलवायु वर्गीकरण में कौन सी पद्धति का उपयोग किया था? तो उन्होंने अनुभाविक पद्धति का उपयोग किया था। और अनुभाविक पद्धति में प्रयोग किया जाता है, पर्यवेक्षण किया जाता है तथा इनसे जो आंकड़े प्रस्तुत होते हैं, आंकड़े प्राप्त होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। कोपेनहेगन ने जो कैंडोल के 5 वनस्पति मंडल थे, कौन कौन से मंडल थे? तो उसमें थे मेगाथर्मल, जेरोफाइट, मेसोथर्मल। कौन कौन से हो गए? मेगाथर्मल, जेरोफाइट, मेसोथर्मल और इसके अलावा थे माइक्रोथर्मल तथा हेक्स्टोथर्मल। ये 5 मंडल थे। इन्हीं 5 मंडलों का उपयोग करके अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया और उस वर्गीकरण को अंग्रेजी के 5 लेटर के आधार पर प्रस्तुत किया, जिस वो लेटर थे ए, बी, सी, डी और ई। तो इसके आधार पर इन्होंने अपने जलवायु वर्गीकरण को प्रस्तुत किया। तो ये तो हुई थ्योरी, जिसमें मैंने आपको ये समझाया है कि जो कोपेनहेगन थे वो कौन थे। उन्होंने अपना जो जलवायु वर्गीकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, वह वर्गीकरण का सिद्धांत किस पर आधारित था, किससे प्रेरित था, उसके अंतर्गत उन्होंने क्या कहना चाहा और किस तरीके के क्षेत्र उसमें शामिल किए गए। बात करते हैं ए बी सी डी ई एफ, जो उन्होंने 5 वर्गीकरण किए थे, उनके समूह कौन कौन से हैं और उनमें कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। यदि हम ए की बात करें तो ए वाला क्षेत्र कहलाता है उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र, तो जहां पर उष्णता ज्यादा होती है, गर्मी ज्यादा होती है और वर्षा भी ज्यादा होती है, वो क्षेत्र कहलाता है उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र। और ये क्षेत्र की बात करें तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच में पाया जाता है। यहां पर वर्ष भर जो औसत तापमान है वह 18 डिग्री सेल्सियस से क्या बना रहता है? ज्यादा बना रहता है। किसमें? उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में। एक होता है शुष्क जलवायु क्षेत्र, तो जो बी वाला है उसे कहा जाता है शुष्क जलवायु क्षेत्र। शुष्क मतलब क्या होता है? जहां पर वर्षा की तुलना में बाष्पीकरण ज्यादा हो, और जब बाष्पीकरण हो जाता है तो वहां पर जल की, वायु में जल की कमी हो जाती है। अर्थात जो शुष्क क्षेत्र है वहां वर्षण की तुलना में बाष्पीकरण की दर अधिक होती है और वहां पर जो मौसम होता है वो शुष्क बना रहता है। तो जहां पर भी शुष्क जलवायु पाई जाएगी उस समूह को इन्होंने रखा है बी में। सी के अंतर्गत आता है समशीतोष्ण जलवायु, मतलब जहां पर सम तो है, मतलब शीतोष्ण तो है, अर्थात शीत और उष्ण दोनों का समावेशन पाया जाता है। ऐसी जलवायु को उन्होंने सी क्षेत्र के अंतर्गत रखा है। और जहां पर समशीतोष्ण जलवायु आती है वहां पर ठंडे महीने का औसत तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से तो अधिक होता है, किंतु 18 डिग्री सेल्सियस से कम बना रहता है। 8 से तो ज्यादा होता है लेकिन 18 से कम बना रहता है। वो कहलाता है समशीतोष्ण जलवायु वाला क्षेत्र। जो डी वाला क्षेत्र है उसमें आता है शीतोष्ण जलवायु। शीतोष्ण अर्थात शीत तो है, साथ ही साथ क्या है? तो उष्ण भी है। ध्यान रखना, एक होता है समशीतोष्ण, मतलब थोड़ा सा शीत है लेकिन उष्ण ज्यादा है। एक होता है शीतोष्ण, जिसमें शीत और उष्ण दोनों ही समभाग में पाए जाते हैं। वर्षा के सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान यहां पर 3 डिग्री सेल्सियस से कम पहुंच जाता है। वहीं उष्णतम महीने जो कि गर्मी के महीने होते हैं वहां पर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। ध्यान रखना, जो समशीतोष्ण था वहां पर 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज्यादा लेकिन 18 से कम होता है, लेकिन जो शीतोष्ण है वहां पर ठंड के, जो बरसात का महीना है वहां पर क्या हो जाता, सॉरी, जो ठंडे महीने होते हैं वहां पर 3 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, लेकिन जो गर्मी के महीने होते हैं वहां पर 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर अधिक होता है। एक होता है ध्रुवीय क्षेत्र। ध्रुवीय क्षेत्र ई के अंतर्गत रखे गए हैं और इसमें सबसे गर्म महीने में औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम बना रहता है। कौन सा? गर्मी का महीना भी। ध्यान रखना, यदि इनके आधार पर हम वर्गीकरण को देखें तो वह कुछ इस तरीके से होगा कि ये जो क्षेत्र है ये वाला, ये कहलाएगा ए के अंतर्गत, जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 0 से लेके 23.5 तक,
चाहे ये नॉर्थ में हो चाहे ये साउथ में हो, इसके ऊपर की बात करें तो ये कहलाता है बी के अंतर्गत आ जाएगा। बी के अंतर्गत क्या रखा था? शुष्क जलवायु क्षेत्र, ठीक है। और इसके जस्ट ऊपर आता है सी वाला, तो ये हो जाएगा बी वाला। यहां पे आ जाएगा सी वाला क्षेत्र। सी वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? समशीतोष्ण, हाँ, समशीतोष्ण वाला क्षेत्र था, जहां पर उष्ण तो है साथ ही साथ शीतोष्ण, शीत भी यहां पर पाया जाता है। और इसके बाद आता है डी वाला क्षेत्र, जहां पर ठंड की मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाती है और गर्मी की मात्रा और कम हो जाती है। तो ये डी वाला क्षेत्र होता है। और जो ध्रुवों के पास में आ जाता है वह क्षेत्र कहलाता है ई वाला क्षेत्र, अर्थात ध्रुवीय क्षेत्र। तो इस तरीके से कोपेनहेगन ने अपना जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। चलिए, समझने की बात है, कुछ नोट है कि कुछ इन्होंने 5 वर्गों में तो वर्गीकरण किया था, लेकिन इसके अलावा भी छठवां प्रकार भी इसका माना जाता है, क्योंकि ऊंचाई के अनुसार भी टेम्परेचर कम होता है। तो ऊंचाई के अनुसार भी एक शीत क्षेत्र इन्होंने वर्गीकृत किया था, उसे इसका छठवां भाग माना जाता है। ध्यान रखना, यहां पर उन्होंने ए बी सी डी ई कितने क्षेत्रों को रखा था? 5 को। ए बी सी डी और ई को रखा था, है ना। ये उष्ण वाला था, ये शुष्क वाला था, ये समशीतोष्ण था, ये शीतोष्ण था और ये कौन सा था? ध्रुवीय था। लेकिन बड़े अक्षर 2 और उन्होंने समाहित किए, जिसमें W था और S था। और W और S वाले क्षेत्र शुष्क जलवायु के उपक्षेत्रों में काउंट किए गए, इन्होंने रखा। इसके साथ ही उन्होंने कहीं कहीं पर W को भी समाहित किया और S को भी समाहित किया, अर्थात उन्होंने जलवायु का एक उपवर्गीकरण भी प्रस्तुत किया। और उपवर्गीकरण में उन्होंने शुष्क जलवायु क्षेत्रों को भी या उपक्षेत्रों को भी समाहित किया। इसके अलावा और भी कई क्षेत्र थे जिसे इन्होंने इसमें समाहित किया। उसमें आते हैं एफ को कहा इन्होंने आर्द्र। आर्द्र मतलब क्या होता है? जहां पर वर्ष भर वर्षा होती रहती है, जैसे कि विषुवत रेखा वाला क्षेत्र या भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र। तो एफ क्या हो जाएगा? आर्द्र, जहां पर वर्ष भर वर्षा बनी रहती है। डब्ल्यू क्या हो जाएगा? शुष्क शीत ऋतु, मतलब शीत ऋतु तो है लेकिन वो भी कैसी है? शुष्क है, वहां पर जल की मात्रा बहुत कम हो जाए, उसे डब्ल्यू के अंतर्गत रखा। एम मतलब हो जाएगा मानसूनी, मानसूनी जलवायु, जहां पर मानसूनी जलवायु पाई जाती है उसे इन्होंने एम से वर्गीकृत किया। स्मॉल एस से शुष्क ग्रीष्म ऋतु को वर्गीकृत किया उन्होंने। ध्यान रखना, किसको? स्मॉल एस से। ये कैपिटल एस है और ये कैपिटल डब्ल्यू है, ये कैपिटल एस है ना। तो यहां शुष्क ग्रीष्म ऋतु को समाहित किया। इसके बाद एज वाला जो क्षेत्र है उसे उष्ण ग्रीष्म काल में समाहित किया। किसमें? उष्ण ग्रीष्म काल, अर्थात ग्रीष्म ऋतु में भी गर्मी बहुत ज्यादा हो, अर्थात उष्णतम महीने का जो औसत तापमान है वो 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से भी अधिक हो जाए। जो बी है उसे सर्द ग्रीष्म काल कहा। सर्द ग्रीष्म काल मतलब क्या? वहां पर 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से कम हो, वो हो जाएगा सर्द ग्रीष्म काल। इसमें जो सी होता है, सी से क्या हो जाएगा? सर्द लघु ग्रीष्म काल, अर्थात इसमें कुछ महीने इन्होंने निर्धारित कर दिए कि इन महीने में टेम्परेचर इससे ऊपर रहेगा, बाकी महीने में कम रहेगा। अर्थात 4 महीने से कम समय में तापमान कितना रहता है? 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ऊपर रहता है, बाकी महीनों में टेम्परेचर कम हो जाता है। के अंतर्गत औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। मतलब के अंतर्गत उन्होंने वो क्षेत्र समाहित किए जिनमें औसत वार्षिक तापांतर 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से कम रहता है। के से याद रख लो, के से कम, सी से सर्द, ठीक है। बी को मान लो कि सर्द ग्रीष्म काल है और ए को उष्ण ग्रीष्म काल है, 2 बस याद रख लेना। बाकी के को कम हो जाएगा और एक होता है एच मतलब हो जाएगा हाई, अर्थात 18 डिग्री सेल्सियस से जहां पर टेम्परेचर ज्यादा हो। तो ये इन्होंने कुछ और बिंदु दिए थे जिसके आधार पर इन्होंने अपने जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, उपवर्गीकरण प्रस्तुत किया था। ध्यान रखना, इन्होंने सारे क्षेत्रों को तो समाहित किया, इसलिए इनके जो वर्गीकरण है उसे मान्यता भी बहुत मिली। लेकिन इनके जो वर्गीकरण है उसमें वर्षा की गहनता की कितनी गहन वर्षा कहां पर हो रही है, साथ ही साथ दैनिक तापांतर कहां पर कितना है, पवन किस तरीके की चल रही हैं, वनाच्छादन कैसा है, इन सभी को इसमें समाहित ना करने के कारण इसकी बहुत ज्यादा आलोचना भी की गई थी। लेकिन फिर भी इनका जो उपवर्गीकरण है वो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त वर्गीकरण है। आइए अब हम समझ लेते हैं कोपेनहेगन का जो उप जलवायु वर्गीकरण है वह किस तरीके का था। तो ध्यान रखना, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। हम लोगों ने 5 मुख्य क्षेत्र पढ़े थे जिसमें ए बी सी डी ई थे। उसके बाद हमने डब्ल्यू और एस की भी बात की थी जहां पर शुष्क जलवायु क्षेत्र था।
उसके अलावा हम लोगों ने ए बी सी एच के डब्ल्यू एस ये वाले क्षेत्र भी पढ़े हैं, उप क्षेत्र पढ़े हैं, जिनको इन्होंने टेम्परेचर के आधार पर अलग अलग बांटा है। उन्हीं के सम्मिश्रण से इन्हों का ये जो उप जलवायु वर्गीकरण है वह प्रस्तुत होता है। जैसे कि पहले वर्ग ए में उन्होंने रखा, ये क्या था, उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र था। उसमें पहला भाग जिसमें ए और एफ समाहित होता है उसे कहते हैं उष्ण आर्द्र जलवायु। अर्थात एफ में आपको पता था कि जहां पर आर्द्र जलवायु पाई जाती है, वर्ष भर वर्षा होती है, लेकिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी ऐसा है जहां पर बहुत सारी वर्षा होती है, उसे कहा जाता है उष्ण आर्द्र जलवायु क्षेत्र। अर्थात ए एफ मतलब वर्ष भर वर्षा तो अधिक होती है और तापमान दर कैसा होता है, न्यूनतम होता है। कैसा होता है, वर्ष भर अधिक वर्षा तथा तापांतर क्या हो जाएगा, न्यून हो जाएगा। अर्थात ताप के मान में क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी। ताप के मान के जो अंतर होता है उसमें कमी हो जाएगी। दूसरा क्षेत्र होता है जिसमें ए एम होता है, अर्थात उष्णकटिबंधीय तो रहेगा लेकिन एम से क्या था, मानसूनी जलवायु, तो इसे कहा जाता है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। मतलब क्या होगा, यहां पर मानसूनी जलवायु पाई जाएगी जो कि लघु शुष्क मौसम में समाहित होती है। इसके बाद एक और वर्गीकरण ए के अंतर्गत आता है ए डब्ल्यू। ए डब्ल्यू में क्या आता है, ये तो उष्णकटिबंधीय है, डब्ल्यू को क्या बोलते हैं, आर्द्र और शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र। तो इसको हमने समाहित किया। इसमें शीतकाल कैसा होता है, शुष्क होता है। इसके बाद उन्होंने बी क्षेत्र को वर्गीकृत किया। बी क्षेत्र के वर्गीकरण में ध्यान रखना, हमने दो क्षेत्र पढ़े थे एस और डब्ल्यू। ये ध्यान रखना, ये कैपिटल एस है और ये कैपिटल डब्ल्यू है, तो दिख रहा है लेकिन वो कैपिटल एस है, ये भी कैपिटल एस है। तो इसके आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया। उन्होंने बोला बी क्या है, शुष्क जलवायु, लेकिन शुष्क जलवायु क्षेत्र हमने डब्ल्यू और एस भी देखा था। यदि डब्ल्यू बी के साथ एस और एच भी समाहित हो जाए तो इसे कहा जाता है उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु। क्या बोला जाता है, स्टेपी जलवायु। और यहां पर क्या होता है, औसत वार्षिक तापांतर 18 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हाई एच शामिल है। मैंने बोला था एच को हाई से याद कर लो। हाई मतलब वहां पर जहां पर टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। यह निम्न अक्षांशीय शुष्क व आर्द्र शुष्क होता है। कैसा होता है, शुष्क और आर्द्र शुष्क होता है। एक होता है बीएस वाला, इसमें उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। तो उष्णकटिबंधीय कैसी पाई जाएगी, मरुस्थलीय जलवायु। ए बी डब्ल्यू एच वाला भाग होता है, यहां पर औसत वार्षिक तापांतर 18 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि जहां पर भी एस समाहित होगा वहां पर टेम्परेचर अधिक ही होगा। लेकिन यहां पर अक्षांशीय कैसा होगा, शुष्क होगा और उष्ण मरुस्थल होगा। यहां पर आर्द्र शुष्क था और यहां पर उष्ण मरुस्थल हो जाएगा। यदि हम स्टेपी जलवायु की बात करें तो उसमें आ जाता है बीडब्ल्यू वाला क्षेत्र, और स्टेपी जलवायु में मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु। यहां पर ये आपको एरो समझ में आ रहे होंगे, ये एरो अलग अलग हैं। जैसे कि शुष्क जलवायु की बात करें तो शुष्क जलवायु के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय स्टेपी आती है और मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु आती है। कौन कौन सी आती है, स्टेपी जलवायु, चाहे वह उष्णकटिबंधीय हो चाहे वह मध्य अक्षांशीय हो, ये दोनों ही बी के अंतर्गत आती हैं, बी के अंतर्गत आती हैं। बी एस के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु आती है। डब्ल्यू के अंतर्गत दो क्षेत्र आते हैं, एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु तो आएगा ही, साथ ही साथ मध्य अक्षांशीय शीत जलवायु वाला क्षेत्र भी समाहित किया जाता है। क्लियर है। यदि हम बीडब्ल्यू वाले क्षेत्र की बात करें तो यहां मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु होती है, जिसे बीएसके के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें औसत वार्षिक तापमान जो होता है 18 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है, डिग्री सेल्सियस है, इससे कम होता है। लेकिन यदि हम शुष्क मरुस्थलीय जलवायु की बात करें, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, तो उसमें मध्य अक्षांशीय शीत जलवायु आएगी और उसका क्षेत्र आएगा बीडब्ल्यू के। क्या आएगा, बीडब्ल्यू के। औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, इसे मध्य अक्षांशीय शुष्क जलवायु कहा जाता है। तो ये क्या हुआ, बी वाले भाग का वर्गीकरण हुआ। अब बात करते हैं हम सी, डी और ई वाले भाग का। तो जो सी होता है वो क्या होता है, समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र। यदि इसमें हम सी के साथ एफ को रख दें तो वो कहलाएगा पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु। और पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु में वर्ष भर वर्षा शुष्कतम महीने में 3 सेंटीमीटर से क्या होती है, अधिक होती रहती है। यदि हम
सी के साथ एस को रख दें तो वो कहलाएगा भूमध्य सागरीय जलवायु। क्या कहलाएगा? भूमध्य सागरीय जलवायु। और यहाँ पर जो ग्रीष्मकाल होता है वो कैसा होता है? शुष्क होता है। और जो शीतकाल होता है वहां पर वर्षा सर्वाधिक होती है। और एक होता है, यदि हम सी के साथ डब्लू को रख दें तो वो आ जाएगा चीन तुल्य जलवायु में। और चीन तुल्य जलवायु में शीतकाल क्या होता है? शुष्क होता है। ध्यान रखना, जो भूमध्य सागरीय जलवायु है उसका ही विपरीत होता है चीन तुल्य जलवायु, क्योंकि यहां पर ग्रीष्मकाल शुष्क होगा और चीन तुल्य में शीतकाल शुष्क होता है। यदि हम डी वाले क्षेत्र का वर्गीकरण करें, इसे कहा जाता है शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र। इसमें शीताद्र जलवायु किसके साथ? डी के साथ यदि एफ को रख दें तो वो कहलाएगा शीताद्र जलवायु क्षेत्र। इसमें कोई शुष्क ऋतु नहीं पाई जाती। और यदि हम डी के साथ डब्लू को रख दें तो इसे कहा जाता है शीताद्र जलवायु, अर्थात शीतकाल शुष्क होता है। यहाँ का शीतकाल कैसा हो जाएगा? बिल्कुल ही शुष्क हो जाएगा। आखिरी आता है ध्रुवीय जलवायु वाला क्षेत्र, जो कि ई के अंतर्गत आता है। इसमें भी एक ही है, इसमें है ई के साथ एफ। यदि ई के साथ एफ आ जाता है तो यह टुंड्रा जलवायु ध्रुवीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, टुंड्रा जलवायु क्षेत्र कहलाता है। तो यहां पर क्या होता है? उष्णतम महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और सतत हिमाच्छादित जलवायु पाई जाती है, अर्थात यहां पर प्रतिदिन या लगातार बर्फबारी होती रहती है। तो दोस्तों, ये कोपेनहेगन का उप जलवायु का वर्गीकरण है, जिसके अंतर्गत उन्होंने 5 वर्गों को लिया है मुख्य तौर पर ए बी सी डी ई को। इसके बाद उन्होंने शीतोष्ण जलवायु के शुष्क शीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत डब्ल्यू और एस को समाहित किया था। साथ ही साथ कुछ और उपवर्ग थे जिसमें ए बी सी डी एच के एफ डब्ल्यू एस इनको समाहित किया था। इसके आधार पर उन्होंने अपना जलवायु उप जलवायु वर्गीकरण को प्रस्तुत किया। आई होप आप लोगों को ये वर्गीकरण समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक में जो लेंदी क्वेश्चन बनने हैं वो यहाँ से बन सकते हैं। जो 11 नंबर का प्रश्न बनना है, जिसे 200 शब्दों में आपको लिखना है, उसमें आपसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि कोपेनहेगन का उप जलवायु वर्गीकरण को समझाइए। तो आपको ये जलवायु वर्गीकरण समझना होगा। बस आप अक्षर को याद रख लीजिए, किस अक्षर को इन्होंने क्या नाम दिया है, बाकी तो आप खुद ही इनको मिला लेंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं विश्व में जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण, कि जलवायु के आधार पर पूरे विश्व को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। तो एक क्षेत्र होता है, उसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश। मैंने आपको 1000 बार बताया है कि जो कर्क रेखा होती है और जो मकर रेखा होती है, अर्थात 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इन दोनों के बीचों में सूर्य की किरणें वर्ष भर लगातार सीधी पड़ती रहती हैं। मतलब यहाँ पर ही सीधी पड़ती हैं, बाकी इसके ऊपर और इसके नीचे सूर्य की किरणें कैसी हो जाती हैं? तिरछी हो जाती हैं, अर्थात तापमान में कमी आने लगती है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में तापमान अधिक होने के कारण वहाँ की जो जलवायु है वह कैसी पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ वर्ष भर सूर्य के ऊर्ध्वाधर तथा जो अंतर है वो उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के परिस्थिति के कारण उष्ण व आर्द्र जलवायु पाई जाती है। समझना, ये थोड़ा टफ लिखा हुआ है, मैं आपको इजी भाषा में बता देता हूं कि जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी में ये भूमध्य रेखा होती है, ये कर्क रेखा होती है और ये विषुवत रेखा, ये मकर रेखा होती है। आपको पता है कि इन दोनों रेखाओं के बीच में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, बाकी इसके ऊपर सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं और इसके नीचे मकर रेखा के नीचे सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं। तो एक तो ये, और दूसरा होता है उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसे ITCZ कहा जाता है। यह क्षेत्र होता है जहां पर दो पवनें आपस में आकर टकराती हैं और टकराने के कारण यहाँ पर जो है निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। तो जहां जहां ये चलती है वहां तापमान अधिक और दाब निम्न हो जाता है। तो इनके कारण यहां पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है और तापमान यहाँ का क्या होता है? उच्च बना रहता है। दूसरा होता है विषुवत रेखीय जलवायु। विषुवत रेखा के आसपास जो जलवायु पाई जाती है, विषुवत रेखा भूमध्य रेखा अर्थात 5 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में, चाहे वह उत्तरी गोलार्ध हो और चाहे वह दक्षिणी गोलार्ध हो, यहाँ पर 5 डिग्री मतलब 0 डिग्री से 5 डिग्री या 10 डिग्री भी मान लो, यहाँ पे 5 डिग्री से 10 डिग्री, यहाँ पर ये 10 डिग्री,
यहाँ पर ये जलवायु पाई जाती है, इसे कहा जाता है क्या, विषुवत रेखीय जलवायु, क्योंकि यह विषुवत रेखा के पास में पाई जाती है। क्लियर है। यहां पर आपको पता होगा कि वर्षा क्या होती है, सर्वाधिक होती है, तापमान वर्ष भर उच्च बना रहता है। अर्थात ध्यान रखना, ये जो जलवायु है, ये जो विषुवत रेखीय जलवायु है 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री या 10 डिग्री तक ही पाई जाती है, जो कि डोलड्रम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये क्या होता है, अभिसरण वाला क्षेत्र होता है। यहाँ पर व्यापारिक पवनें आकर टकराती हैं और टकराने से ऊपर की ओर उठ जाती हैं, इसलिए यहाँ पर पवनें तीव्र गति से नहीं चलती। कोरियोलिस बल का प्रभाव बहुत कम होता है, जिस कारण से यहाँ पवनें विक्षेपित नहीं होती हैं, और इस कारण यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा होने से और समुद्र पास में होने से बाष्पीकरण की दर भी बहुत ज़्यादा होती है, और बाष्पीकरण की दर बहुत ज़्यादा होने से यहाँ पर वर्षा भी बहुत उच्च होती है। करीब 200 सेंटीमीटर से अधिक यहाँ पर वर्षा होती रहती है। यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वह सदाबहार वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिसमें सघनता, जैवभार और जैव विविधता सर्वाधिक होती है। प्रश्न आपसे कई बार पूछा जाता है कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो विषुवत रेखीय वन हैं या विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश हैं, वहाँ पर जैवभार और जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। क्लियर है। जल्दी जल्दी में ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर ने बहुत कुछ बोल दिया। दोस्तों बोल तो हम बहुत कुछ देते हैं, लेकिन समझ में आपको आसानी से आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं अगला वर्गीकरण, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी तुल्य जलवायु। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी तुल्य जलवायु अर्थात जहां पर मानसून के द्वारा वर्षा होती है। तो यदि हम पृथ्वी की बात करें तो अभी हमने एक देखा था विषुवत रेखीय जलवायु, दूसरा देखा था एक हमने देखा था उष्ण कटिबंधीय जलवायु, एक देखा था हमने विषुवत रेखीय जलवायु, और अब आता है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। यह 10 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य होता है। किसके मध्य होता है, 10 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य होता है। तो ये जो क्षेत्र होता है, ये वाला क्षेत्र कहलाता है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वाला क्षेत्र। हमारा भारत भी इसी के अंतर्गत आता है, क्योंकि जो कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, इसलिए भारत में ध्यान रखना उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु भी पाई जाती है और उपोष्ण कटिबंधीय भी पाई जाती है, क्योंकि ये दोनों कर्क रेखा के ऊपर वाला क्षेत्र भी आता है और नीचे वाला क्षेत्र भी आता है। लेकिन भारत में जो वर्षा होती है मैक्सिमम वर्षा मानसून के द्वारा ही होती है, इसलिए कहा जाता है कि भारत में जो जलवायु होती है वो मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मानसूनी कैसी, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो ध्यान रखना उष्ण कटिबंधीय मानसूनी तुल्य जलवायु वाला क्षेत्र कौन कौन सा होगा, 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश, दोनों गोलार्धों में, चाहे वह उत्तर की बात हो चाहे वह दक्षिण की बात हो, दोनों वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, आपका उष्ण कटिबंधीय मानसूनी तुल्य जलवायु वाला क्षेत्र कहलाएगा। ध्यान रखना इस जलवायु प्रदेश में व्यापारिक पवनों का प्रभाव ज्यादा होता है। जब मैंने ये चित्र आपको पहले बताया था तो वहां पर बताया था कि जो 23.5 डिग्री अक्षांश होता है वहां पर व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा की ओर इस तरीके से चलती हैं। तो ये जो क्षेत्र होगा वो कौन सा क्षेत्र होगा, वो व्यापारिक पवनों वाला क्षेत्र होगा। क्लियर है। यहां पर पवनें 6 माह स्थल से समुद्र की ओर और फिर अगले 6 माह समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। अर्थात जब स्थल से समुद्र की ओर चलेंगी तो वह शुष्क रहेंगी, वर्षा नहीं कराएंगी, लेकिन जब 6 माह समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं तो उस समय वर्षा ऋतु आ जाती है, अर्थात वर्षा होने लगती है। क्लियर है। चलिए आगे समझते हैं हम। मानसूनी तुल्य जलवायु प्रदेश में वर्ष भर तापमान में बदलाव के कारण 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। इस जलवायु प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का प्रभाव भी रहता है। ध्यान रखना कि जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं वो कहां पर पाए जाते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के साथ में ही पाए जाते हैं। और ये जलवायु वाला प्रदेश भी मैंने आपको बताया है कि 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में है। और ये दोनों गोलार्ध जो 10 से 30 डिग्री है वो इनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा आती है, और दक्षिण की बात करें तो 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा आती है। क्लियर है। तो ये दोनों अक्षांश इनके अंतर्गत आते हैं, अर्थात यहां पर उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात हैं उनकी अधिकता देखने को मिलती है। मानसूनी तुल्य जलवायु प्रदेश कृषि कार्य की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र होते हैं। यहां पर खाद्यान्न जो होता है महती मात्रा में होता है। खाद्यान्न में किस किस का उत्पादन होता है, तो यहां गन्ना, चाय, कहवा, कपास जैसी फसलें उगाई जाती हैं। यदि हम क्षेत्रों की बात करें कि उष्ण कटिबंधीय मानसूनी तुल्य जलवायु वाले क्षेत्रों के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, तो यहां पर
भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, दक्षिणी चीन, दक्षिणी न्यू गिनी, मैक्सिको, वेस्ट इंडीज, इथोपिया, ब्राज़ील वाले क्षेत्र आते हैं। तो ध्यान रख लेना सीधी बात कि कर्क रेखा से जिन जिन देशों से कर्क रेखा होकर गुजरेगी और जिन जिन देशों से मकर रेखा होकर गुजरेगी, वो सभी देश, वो सभी क्षेत्र उष्णकटिबंधीय मानसूनी तुल्य जलवायु के अंतर्गत आ जाएंगे। यदि आपने, एक बार फिर से आपको निर्देश देता हूं, एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि यदि आपने मैपिंग नहीं पढ़ी है तो आपको ये देश याद करने पड़ेंगे, और यदि आपने मैपिंग पढ़ी है तो वहां पर मैंने आपको सरल भाषा में बताया है कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है और उन्हें याद करने की ट्रिक भी बताई है। और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो एक बार उनको जाके आप देख लीजिएगा। चलिए अगली जलवायु क्षेत्र को देखते हैं, वो होता है सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश। सवाना तुल्य कहां पाए जाएंगे? ये 5 डिग्री या 10 डिग्री से 15 डिग्री या 20 डिग्री के मध्य पाए जाते हैं। धीरे धीरे हम पृथ्वी में ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। कहां की ओर जा रहे हैं? ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। पहले हमने 0 डिग्री से 5 डिग्री तक देखा, फिर 5 डिग्री या 10 डिग्री तक देखा, फिर हमने एक 23.5 से दोनों के बीच के देखा था, फिर हमने देखा है 5 डिग्री से 10 डिग्री तक, 10 डिग्री से 30 डिग्री तक का देखा था। अब हम देख रहे हैं 15 डिग्री से 20 डिग्री, उसके थोड़े से नीचे वो जो क्षेत्र कहलाता है वो सवाना तुल्य जलवायु कहलाता है। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। इन अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में महाद्वीपीय मध्य भाग में पाया जाता है। इसे सूडान तुल्य जलवायु भी कहते हैं। ध्यान रखना, जो सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश हैं उन्हें सूडान तुल्य जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। यह जलवायु अफ्रीका के विषुवत रेखीय जलवायु के उत्तर और दक्षिण, जैसे कि सूडान और दक्षिण मध्य ब्राजील, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, कोलंबिया इत्यादि में पाए जाते हैं। कहां कहां पर पाए जाते हैं? स्थान मैंने बता दिए हैं। यहां पर अधिकांश वर्षा कब होती है? ग्रीष्म ऋतु में होती है। और किसके माध्यम से होती है? संवहनीय प्रकृति के माध्यम से होती है। संवहनीय वर्षा क्या होती है? संवहनीय वर्षा वो वर्षा होती है जिसमें जल वाष्पीकृत होकर ऊपर उठता है, ऊपर संघनन की क्रिया के द्वारा वहीं पर आकर रुद्धोष्म प्रक्रम से ठंडा होकर संघनन की प्रक्रिया होती है और वहीं पर आकर गिरने लगता है। तो वह क्रिया कहलाती है कौन सी वर्षा? संवहनीय वर्षा। और जो सवाना तुल्य जलवायु होती है वहां पर कौन सी वर्षा होती है? संवहनीय प्रकृति की वर्षा होती है। किंतु विषुवत रेखा की तुलना में काफी कम होती है। आपको पता है कि जो संवहनीय वर्षा है, नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि जो संवहनीय वर्षा है वो विषुवत रेखा पर बहुत अधिक मात्रा में होती है। सवाना तुल्य क्षेत्र में थोड़ी सी कम मात्रा में होती है विषुवत रेखा की अपेक्षा। यहाँ बृहद घास के मैदान पाए जाते हैं। आपने पढ़े होंगे, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जब मैदान पढ़ा रहा था तो वहाँ पर बताया था कि सवाना घास के मैदान कहाँ पर आते हैं? उत्तर अफ्रीका में आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये कैसे होते हैं? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। ये घास अत्यधिक लंबी और मोटी होती है, जिसमें हाथी, हिरण तथा अन्य जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े जीव जंतु भी पाए जाते हैं। बात करते हैं मरुस्थलीय तुल्य जलवायु की। मरुस्थलीय तुल्य जलवायु प्रदेश किस किस के अंतर्गत कहाँ कहाँ आते हैं? तो यदि हम बात करें 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य, कहाँ पर? दोनों गोलार्धों में, चाहे हम उत्तरीय गोलार्ध की बात करें चाहे दक्षिणी गोलार्ध की बात करें। ध्यान रखना, बार बार मैं यही बोलता रहूँगा या बोलता हूँ कि दोनों गोलार्ध क्या कहलाते हैं? तो जो विषुवत रेखा होती है, विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश, इसके उत्तर में जो गोलार्ध होता है, जो आधा वाला भाग होता है उसे उत्तरीय गोलार्ध कहते हैं, और जो दक्षिण में आधा वाला भाग होता है उसे दक्षिणीय गोलार्ध कहते हैं। तो कोई भी जलवायु होती है वह बराबर अक्षांशों पर होगी। जैसे कि मरुस्थलीय तुल्य जलवायु है, वह 15 डिग्री से यदि 30 डिग्री के मध्य है तो वह दोनों गोलार्धों में होगी। उसी डिग्री पर उत्तरीय गोलार्ध में होगी, उसी डिग्री पर दक्षिणीय गोलार्ध में होगी। क्लियर हुआ? चलिए अब इसमें कौन कौन से मरुस्थल शामिल होते हैं तो मैं बता देता हूं। जैसे कि थार का मरुस्थल कहां आता है? भारत में आता है। उत्तर अमेरिका में जैसे कि सोनोरन या मोजेक का मरुस्थल होता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पश्चिमी मरुस्थल होता है। अफ्रीका में सहारा या कालाहारी का मरुस्थल होता है, वो इनके अंतर्गत आता है। यदि इस जलवायु प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर या इससे कम होती है, क्या होती है वर्षा? या तो 25 सेंटीमीटर होगी या इससे कम होगी। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको मरुस्थल की परिभाषा में बताया था कि वे क्षेत्र जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ पर मरुस्थल का वर्गीकरण होता है। और ये जो क्षेत्र है मरुस्थलीय
जलवायु वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भी जो वर्षा है वह 25 सेंटीमीटर से कम हो रही है, इसलिए यहाँ पर मरुस्थलों का निर्माण हो रहा है। और चूंकि यह 15 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में है, इसलिए यहाँ पर जो भी मरुस्थल बनेंगे वो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल बनेंगे। यहाँ पर जो भी घास के मैदान होंगे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होंगे। और यहाँ पर जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वर्षा कम होती है, तो यहाँ पर मौसम में शुष्कता बनी रहती है, तापमान बहुत अधिक होता है। इस प्रदेश में दैनिक एवं वार्षिक तापांतर दोनों ही अधिक पाया जाता है। ध्यान रखना, दिन में भी मतलब रात में और दिन में भी तापांतर अधिक पाया जाएगा, वैसे ही वार्षिक तापांतर भी बहुत अधिक पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आर्द्रता तो होती नहीं है, इसलिए रात के समय मौसम बहुत ठंडा हो जाता है और दिन के समय तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है। वैसे ही यदि हम वर्षा या शीत ऋतु की बात करें और ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो शीत ऋतु में ये क्षेत्र बहुत ठंडा हो जाता है और ग्रीष्म ऋतु में ये क्षेत्र बहुत अधिक हो जाता है। और यदि हम गर्म हो जाता है और यदि हम तापांतर की बात करें तो तापांतर कहलाता है ताप के मानों में अंतर, अर्थात कोई क्षेत्र कितना ठंडा है और कितना गर्म है, उन दोनों के बीच में जो अंतर आ जाता है उसे कहा जाता है तापांतर। यहाँ जल की कमी के कारण बाष्पोत्सर्जन से बचने के लिए जो पेड़ होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, वो क्या करते हैं, वह कटीली झाड़ियों का निर्माण कर लेते हैं, अर्थात अपनी पत्तियों को कांटों के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। यहाँ के जो वृक्ष होते हैं वहाँ पर छोटी छोटी पत्तियाँ पाई जाती हैं। यहाँ के जो वृक्ष होते हैं उनमें लंबी लंबी जड़ें पाई जाती हैं ताकि पृथ्वी के अंदर से जल खींचा जा सके। तो ध्यान रखना, जितने भी कटीले वृक्ष होते हैं, कटीली झाड़ियाँ होती हैं, उनकी जड़ें हमेशा लंबी होती हैं, उनके पत्ते हमेशा छोटे होते हैं और इनका छोटा होना, जड़ों का लंबा होना, कटीला होना एकमात्र कारण है इनके पीछे, वह है जल की कमी। अर्थात जल की कमी से निपटने के लिए इनकी प्रकृति इस तरीके की हो जाती है। बात करते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की। भूमध्य सागरीय जलवायु जो कि भूमध्य सागर है, आपने यदि मैप देखा होगा तो वहाँ पर जब आप यूरोप और अफ्रीका के बीच में देखते हैं तो यहाँ पर इस तरीके की आकृति बनती है। मैं आपको बता देता हूँ। तो ये वाला जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि होती है, तो ये भूमध्य सागर वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, तो ये कहलाता है भूमध्य सागर। तो यहाँ पर जिस प्रकार की जलवायु पाई जाती है इस अक्षांश पे, और ये आता है 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य। लेकिन ध्यान रखिएगा, भूमध्य सागरीय जलवायु जो होती है सिर्फ और सिर्फ उत्तरी अक्षांश में नहीं पाई जाती, ये दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। चाहे आप उत्तरी अक्षांश की बात करें, चाहे आप दक्षिणी अक्षांशों की बात करें, तो पूरे विश्व में 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य कौन सी जलवायु पाई जाती है? भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ अधिकांश वर्षा शीतकाल में होती है और जो ग्रीष्म काल होता है वह प्रायः शुष्क रह जाता है, कम वर्षा होती है। और यहाँ पर जो वर्षा होती है वह चक्रवाती वर्षा होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो शीतोष्ण कटिबंध होते हैं, जो शीत कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं या 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच के जो क्षेत्र होते हैं वह पछुआ पवनों के अंतर्गत आते हैं और वहाँ पर संक्रमण क्षेत्र जन्म लेता है, जहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जन्म लेते हैं और इनकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। और ध्यान रखिएगा, भूमध्य सागरीय जलवायु के द्वारा जहां पर भी वर्षा होगी वहां पर पश्चिमी तटों पर वर्षा होगी और पूर्वी तट कैसे रह जाएंगे? पवन अभिमुख रह जाएंगे, अर्थात वहां पर वर्षा कम होगी। इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत दक्षिणी इटली, फ्रांस, उत्तर अमेरिका का कैलिफोर्निया, ध्यान रखिए पूरे के पूरे क्षेत्र पश्चिम क्षेत्र वाले हैं, ना कि पूर्वी क्षेत्र वाले। दक्षिणी चिली, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया इत्यादि इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। अब आप बोलोगे सर कुछ तो आप उत्तर के बोलते हो, कुछ आप दक्षिण के बोलते हो। तो दोस्तों मैंने 50 बार आपको बताया है कि जब मैं आपको जलवायु बताऊं तो जलवायु दोनों अक्षांशों में पाई जाती है, उत्तरी अक्षांश में भी पाई जाएगी और दक्षिणी अक्षांश में भी पाई जाएगी। इसीलिए इस जलवायु के अंतर्गत जो उत्तरी क्षेत्र में देश आते हैं उनको भी मैंने आपको बताया है कि जैसे कि यहाँ पर इटली, फ्रांस और उत्तर अमेरिका का क्षेत्र आता है, कैलिफोर्निया भी आता है। लेकिन साथ ही साथ जो दक्षिणी अक्षांश है इसके भी क्षेत्र में बताऊंगा कि जैसे दक्षिणी चिली है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है, ये प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ध्यान रखना, भूमध्य सागरीय जलवायु के द्वारा जो भी वर्षा होगी वो पश्चिमी क्षेत्रों में होगी, ना कि पूर्वी क्षेत्रों में। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में रसीले फलों का उत्पादन होता है, जैसे कि नींबू, संतरा, जैतून, अंगूर इत्यादि। तो ये जो रसीले फल होते हैं वह किस जलवायु वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं? वह पाए जाते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों में। इस जलवायु में शराब उद्योग के लिए भी विकास किया गया है। ध्यान रखना, शराब उद्योग, आपको पता है कि जो फ्रांस होता है वो शराब सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। साथ ही साथ वहाँ पर शराब का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो शराब उद्योग भी इसी जलवायु क्षेत्रों में
विकसित किए गए हैं। आइए हम बात करते हैं स्टेपी तुल्य जलवायु। स्टेपी तुल्य जो जलवायु होती है इसका जो विस्तार होता है आंतरिक भागों महाद्वीप के अंदर वाले भागों में 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश मध्य दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। चाहे आप उत्तरीय गोलार्ध की बात करें चाहे आप दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो यहाँ पर 30 से लेके 45 डिग्री, यहाँ पर भी 30 से लेके 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य ये क्षेत्र पाया जाता है। कौन सा? स्टेपी तुल्य जलवायु क्षेत्र। यहाँ पर वर्षा की मात्रा 75 सेंटीमीटर होने के कारण वृक्ष रहित घास के मैदान पाए जाते हैं। तो स्टेपी तुल्य जो जलवायु क्षेत्र होते हैं वहाँ पर भी घास के मैदान पाए जाते हैं और घास के मैदानों में वृक्ष बहुत कम होते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्षा भी क्या है, बहुत कम हो रही है। यहाँ संवहनीय प्रक्रिया से अधिकांश वर्षा ग्रीष्म काल में प्राप्त होती है। तो यहाँ पर वर्षा कब होती है? संवहनीय प्रकृति की होती है और कब होती है? ग्रीष्म काल में होती है। दक्षिणीय गोलार्ध में सागरीय प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध की तुलना में वर्षा थोड़ी सी अधिक हो जाती है क्योंकि ग्रीष्म काल में हो रही है। तो जब वायु के पास आर्द्रता ज़्यादा होगी तो वर्षा कराएगी और आर्द्रता नहीं होगी तो वर्षा नहीं कराएगी। उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो वहाँ पर महाद्वीपों की संख्या ज़्यादा होती है और महाद्वीपों की संख्या होने के कारण वहाँ पर वायु के पास जल की मात्रा कम होती है, जलवाष्प की मात्रा कम होती है, जिस कारण से उत्तरी गोलार्ध में कम वर्षा होती है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध जो कि समुद्र से लगा हुआ है यहाँ पर वर्षा कुछ अधिक मात्रा में होती है। यहाँ की जलवायु घास के लिए अत्यधिक उपयुक्त है, अतः यहाँ सर्वाधिक घास के मैदान पाए जाते हैं। बात कर लेते हैं हम कुछ घास के मैदानों की। जब मैं मैदान आपको पढ़ा रहा था वहां भी मैंने आपको बताए थे कि मैदान दो प्रकार के होते हैं, एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं और एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। तो ये मैदान आपको याद रखने हैं, कौन से मैदान उष्णकटिबंधीय के अंतर्गत आते हैं और कौन से मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत आते हैं और इनके क्षेत्र कौन कौन से हैं। जैसे कि 2020 की प्रारंभिक परीक्षा में आपसे सीधा सीधा प्रश्न भी पूछ लिया गया था कि मिलान करिए कौन सा मैदान किसके अंतर्गत आता है। तो ऐसे प्रश्न आपसे मेंस में भी पूछे जा सकते हैं कि कोई 4 उष्णकटिबंधीय घास के मैदान लिखिए या कोई 3 शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान लिखिए, या आपको दे दिया जाएगा स्टेपी। स्टेपी सिर्फ एक शब्द लिख दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसके विषय में लिखिए। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है स्टेपी, क्या घास का मैदान है और यदि मैदान है तो कैसा मैदान है और कहां पर पाया जाता है और किस जलवायु के अंतर्गत आता है। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की बात करें तो जो उष्णकटिबंधीय हैं उनमें आते हैं कंपास, लानोस और सवाना। कंपास ब्राजील के अंतर्गत आता है, लानोस वेनेजुएला के अंतर्गत आता है और सवाना अफ्रीका के अंतर्गत आता है। लेकिन यदि हम शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की बात करें तो इसमें आते हैं पंपास, स्टेपी, डाउन्स, कैंटावरी, पुस्ताज, बेल्ट और प्रेयरी। यदि इनके स्थान की बात करें तो पंपास उरुग्वे, अर्जेंटीना और ब्राजील वाले क्षेत्र में जो कि दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत आते हैं वहां पर पाए जाते हैं। स्टेपी की बात करें तो ये यूरेशिया वाले क्षेत्रों में आता है। डाउन्स की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया में आता है। कैंटावरी की बात करें तो न्यूजीलैंड में आता है। पुस्ताज की बात करें तो ये हंगरी में आता है। वेल्ड की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में और प्रेयरी की बात करें तो ये उत्तर अमेरिका में आता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश को कि ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश क्या कहलाते हैं। तो यह जलवायु प्रदेश दोनों गोलार्धों में कहां से कहां तक पाए जाएंगे? 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य। कहां पर पाए जाएंगे? यहां पर 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य। कहां पर? 40 डिग्री से 65 डिग्री। तो ध्यान रखना दोनों गोलार्धों में पाए जाते हैं। ब्रिटेन शहर आपने देखा होगा मैप में, यदि नहीं देखा है, ब्रिटेन शहर नहीं सॉरी देश है पूरा का पूरा, लंदन उसकी राजधानी है। तो ब्रिटेन जो होता है, यूके जो है वह कहाँ पर है? यहाँ पर भूमध्य अटलांटिक महासागर के पूरब साइड है, तो वहाँ पर है। और आपको ध्यान रखना होगा कि वहाँ पर जिस प्रकार की जलवायु पाई जाती है उसे कहा जाता है ब्रिटेन तुल्य जलवायु और इसकी स्थिति 40 से 65 डिग्री के बीच में है। और ध्यान रखना उसी प्रकार की स्थिति दोनों गोलार्धों में बराबर रहेगी, चाहे उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो। ध्यान रखना यहाँ पर जो वर्षा होती है महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाया जाता है। तो ये जो जलवायु होती है कहाँ पर होती है? पश्चिमी किनारों पर होती है। इस प्रदेश में पछुआ पवन तथा उत्तर पूर्वी पवन के अभिसरण से निर्मित बाताग्र या बाताग्री वर्षा होती है। तो ध्यान रखना ये जो क्षेत्र होता है मैंने आपको बताया कि 30 डिग्री के ऊपर जो भी क्षेत्र पाया जाएगा वो किसके अंतर्गत आएगा? पछुआ पवनों के अंतर्गत आएगा। और पछुआ पवनों की जो दिशा होती है वह पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। जब इनकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है तो यह जो वर्षा होगी या जलवायु जो होगी पश्चिमी किनारों पर ही पाई जाएगी। और ये संक्रमण वाला क्षेत्र होता है, मैंने बताया था यहाँ पर आपके शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जन्म लेते हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या करते हैं? बाताग्री वर्षा कराते हैं।
इस जलवायु प्रदेश में वर्षा का वितरण पूरे वर्ष समान रूप से होता है, किंतु शीतकाल में वर्षा कुछ अधिक होती है। क्योंकि यह शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों से वर्षा होती है तो शीत ऋतु में कुछ ज़्यादा ही वर्षा होगी। लेकिन हाँ, ध्यान रखना, इन क्षेत्रों में लगभग वर्ष भर क्या होती रहती है, वर्षा होती रहती है। यहाँ पर्याप्त वर्षा होने से वनों का सघन आवरण पाया जाता है। इसमें डगलस, फर, होमलॉक, सिडार और स्प्रूस जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। ध्यान रखना, यहाँ की जलवायु प्रदेश में नॉर्वे, डेनमार्क, न्यूजीलैंड और तस्मानिया वाले जैसे क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। कौन से क्षेत्र शामिल किए जाते हैं? तो ये वाले क्षेत्र जिसमें नॉर्वे है, डेनमार्क है, न्यूजीलैंड है, तस्मानिया है, इन्हें इस क्षेत्रों में शामिल किया जाता है। बात करते हैं हम चीन तुल्य जलवायु प्रदेश की। तो जो चीन तुल्य जलवायु प्रदेश होते हैं, यह दोनों गोलार्धों में महाद्वीप के पूर्वी भाग में, ध्यान रखना किस में आएंगे, ये पूर्वी भाग में 25 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं और इनके बीच पाए जाते हैं। इसे आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो कर्क रेखा होती है और मकर रेखा होती है, इनके बीच का जो क्षेत्र कहलाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, लेकिन इसके ऊपर वाला क्षेत्र उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ध्यान रखना, ये 25 से 40 है, अर्थात 30 के नीचे और 30 के ऊपर है, इसीलिए इसे कहा जाता है आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। इस प्रदेश में ग्रीष्म काल में स्थलीय क्षेत्रों में निम्न वायुदाब होता है, जिससे अनुतट पवन के रूप में मानसून का आगमन होता है। अर्थात यहाँ पर वर्षा कब होती है? वर्षा ऋतु में ही होती है। सागरीय हवाओं के साथ साथ उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी आते हैं, जिससे जापान व चीन में टाइफून, यूएसए में हरिकेन आदि होते हैं। तो यहाँ पर वर्षा जो होती है वो किसके माध्यम से होती है? गर्मियों में होती है। वर्षा ऋतु में तो होगी, लेकिन गर्मियों में कुछ ज़्यादा होती है और वो होती है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के माध्यम से। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो चक्रवात हैं वह कर्क रेखा और मकर रेखा पर बनते हैं, और यह जो जलवायु प्रदेश है वह कर्क रेखा और मकर रेखा के क्या है, मतलब कर्क रेखा मकर रेखा इसके बीचों बीच आती है। तो यहाँ पर जो चक्रवात उठेंगे वह चक्रवात उष्णकटिबंधीय होंगे। और ध्यान रखना, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं वह व्यापारिक पवनों के अंतर्गत आते हैं, और व्यापारिक पवनों की जो दिशा होती है वो कहां से कहां की ओर होती है? पूरब से पश्चिम की ओर होती है। और जब इस तरीके की दिशा होती है तो ये जो क्षेत्र है या जो वर्षा है या जो जलवायु वो कहां पर पाई जाएगी? पूर्वी भाग में पाई जाएगी। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। शीतकाल में स्थलीय सतह पर उच्च वायुदाब के विकास के कारण अपतट पवनें बहती हैं, जिससे वर्षा पर प्रतिकूल स्थिति बन जाती है। यहाँ पर चौड़ी एवं नुकीली पत्ती वाले मिश्रित वन पाए जाते हैं, क्योंकि वर्ष कैसा है? उष्णकटिबंधीय वाली क्षेत्र है, लेकिन कैसा है? आर्द्र है। मतलब यहाँ पर पानी गिर रहा है, पानी ज़्यादा है, तो पानी ज़्यादा होने के कारण मिश्रित वन पाए जाते हैं। अर्थात यहाँ पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं, जिसमें साइप्रस, ओक, कैम्फर, चेस्टनर, पाइन जैसे क्षेत्र प्रमुख वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। बात करते हैं हम साइबेरियन तुल्य जलवायु प्रदेश की, कि साइबेरियन तुल्य जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, किस प्रकार की यहाँ पर जलवायु पाई जाती है और ये क्षेत्र कहाँ पर विस्तृत हैं। तो इनका विस्तार होता है 50 से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य और 65 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य। ध्यान रखना, अलग अलग है, 50 से 55 और 65 से 70, इन दोनों के बीच में। अर्थात आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बता देता हूँ। ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ उत्तरी अक्षांशों में ये पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती। यदि यहाँ बात करें तो ये वाला क्षेत्र हम ले लें और ये वाला क्षेत्र हम ले लें। क्लियर है? तो यहाँ पर ये जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर बात करें हम 50 से 55 और यहाँ पर बात करें तो ये हो जाएगा 65 से 70। तो इन क्षेत्रों में ये वाली जलवायु पाई जाती है। कौन वाली जलवायु? साइबेरियन तुल्य जलवायु पाई जाती है। यहाँ शीतकाल लंबी अवधि तथा सर्द ग्रीष्मकाल लघु अवधि का होता है, क्योंकि दोस्तों ये जो क्षेत्र है ये आपको पता होगा कि पृथ्वी में जो कर्क रेखा है और मकर रेखा है ये 23.5 डिग्री के बीच में रहती है, और ये वाला क्षेत्र 50 से 55 और 60 से 65 बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है। तो यहाँ पर तापमान क्या होगा? कम होगा। इसलिए यहाँ पर जो शीतकाल होगा वो लंबा होगा और जो ग्रीष्मकाल होगा या ग्रीष्म ऋतु होगी वो क्या होगी? कम होगी। यहाँ पर वर्षा अत्यंत कम और वार्षिक तापांतर अधिक होता है। ठीक है, ताप के मान में अंतर बहुत ज़्यादा हो जाता है। वार्षिक होगा, दैनिक की बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर 6-6 महीने की बात आ जाती है ना। और वार्षिकता जो वर्षा क्या होती है? बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है।
यह क्षेत्र ध्रुवीय वायुदाब की पेटी में स्थित है, जिससे सतह पर वायु का अपसरण होने के कारण प्रतिचक्रवाती दशाएं बनी रहती हैं और जहां पर प्रतिचक्रवात आता है वहां पर मौसम साफ होता है, वर्षा की दशाएं ज्यादा नहीं होती हैं। क्लियर हुआ। इस जलवायु प्रदेश में कोणधारी वनों में पाइना, फर, स्प्रूस, लार्ज जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। इनकी लकड़ियां क्या होती हैं? सर्वाधिक कोमल होती हैं, अर्थात इमरती लकड़ियां इनमें नहीं पाई जाती हैं। इसमें अलास्का, साइबेरिया, स्कैंडिनेविया, प्रायद्वीप स्थित हैं। ये वाले क्षेत्र इसके अंतर्गत समाहित किए जाते हैं। बात करते हैं हम लारेशिया तुल्य जलवायु प्रदेश की, कि लारेशिया तुल्य जलवायु प्रदेश के अंतर्गत या ये प्रदेश किस अक्षांशों के अंतर्गत आते हैं और इनके अंतर्गत कौन कौन से देश शामिल किए जाते हैं। तो यह महाद्वीप पूर्वी किनारों पर लगभग 45 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य विस्तृत है। कहां पर विस्तृत है? 45 से 65 डिग्री पूर्वी किनारों पर। क्लियर है। यहां पर पूरे वर्ष वर्षा होती रहती है, माने वर्ष भर यहाँ पर वर्षा होती रहती है, किंतु ग्रीष्मकाल में शीतकाल की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। कहाँ पर? ये लारेशिया तुल्य जलवायु क्षेत्र पूर्वी वाला भाग रहेगा। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा वर्षा होगी, लेकिन 45 से 65 डिग्री अक्षांश में ये पाए जाते हैं। इसके आर्द्र तटीय भागों में कोणधारी वन जैसे कि चीड़, स्प्रूस, हेमलॉक वृक्ष पाए जाते हैं तथा आंतरिक क्षेत्रों में प्रेयरी घास के मैदान पाए जाते हैं। इसमें जो लकड़ी होती है वो उस लकड़ी का उपयोग कागज उद्योग में किया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में लुगदी बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। बात करते हैं हम टुंड्रा प्रदेश की। टुंड्रा जलवायु जो कि ध्रुवीय क्षेत्रों की जलवायु होती है, इसका विस्तार देखें तो 65 से 90 डिग्री अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्धों में पाया जाता है, चाहे हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें और चाहे हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें। टुंड्रा का शाब्दिक अर्थ होता है बंजर भूमि, अर्थात टुंड्रा मतलब जहां पर बर्फबारी होती रहती है, जहां पर वनस्पति उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए उसे कहा जाता है बंजर भूमि वाला क्षेत्र, मरुस्थलीय वाला क्षेत्र। यहाँ वर्ष भर तापमान अत्यंत न्यून होता है। सबसे गर्म महीने का औसत वार्षिक तापमान भी 10 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है? कम होता है। इससे इस क्षेत्र में वर्षा भी न्यून होती है, क्योंकि जो भी पानी गिरता है वह बर्फ के रूप में परिवर्तित होकर नीचे आता है। यहाँ पर वनस्पतियों में वृद्धि व विकास के लिए प्रतिकूल स्थितियां होती हैं, इसीलिए केवल मांस और काई ही यहाँ पर मिलते हैं, मांस और काई का ही यहाँ पर जन्म होता है। इस क्षेत्र में लगभग वर्ष भर बर्फ जमी रहती है और वर्षा हिमपात के रूप में होती रहती है, मतलब हिम वर्षा होती है, जल यहाँ पर नहीं गिरता। और मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है वहाँ पर मरुस्थलों का निर्माण होता है। और मरुस्थल भी दो प्रकार के होते हैं, एक शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल और उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। तो जो शीत कटिबंधीय मरुस्थल होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, और जो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, जो मरुस्थलीय तुल्य जलवायु है उसके अंतर्गत आते हैं। हेमटोपी जलवायु प्रदेश। हेमटोपी जलवायु प्रदेश यह ग्रीष्मकाल तो होता ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये ध्रुवों के क्षेत्रों में आते हैं। यहाँ पर प्रदेश जो होते हैं हिमाच्छादित होता रहता है, वर्ष भर हिम गिरता रहता है। यहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने रातें होती हैं। इस क्षेत्र में ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका के आंतरिक भाग तथा ध्रुवीय क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं। ये खूबसूरत सा चित्र आपके लिए है। इसमें जो हमने ये 12 प्रकार के जलवायु प्रदेशों को पढ़ा है, उन सभी जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा प्रदेश कहाँ पर है। आई होप मैंने जो आपको अलग अलग मानचित्र उसके माध्यम से, ग्लोब के माध्यम से बताए हैं, उससे समझ में आ गया होगा। जब भी आप पढ़ते हैं सबसे पहले आप प्रीलिम्स को बहुत मजबूत कीजिएगा। जब आपकी मैपिंग और जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके अंतर्गत आप जलवायु प्रीलिम्स में पढ़ते हैं और जिसमें आप वायुदाब पेटियां पढ़ते हैं, जिसके आधार पर आपको पता होता है कर्क रेखा कहां से गुजरी, मकर रेखा कहां से गुजरी है और विषुवत रेखा कहां से गुजरी है, जिसके अंतर्गत आपको पता होता है कि दिन रात की अवधि छोटी और बड़ी क्यों होती है, जो वर्ष होता है इसमें ऋतु में परिवर्तित कैसे होती हैं, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कैसे होते हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ज्योग्राफी का, यदि ये आपका कंप्लीट होता है तो ये चैप्टर आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा और इस चैप्टर को आप चुटकियों में ही खत्म कर लेंगे। तो दोस्तों इसके साथ ही जो जलवायु प्रदेश वाला, जलवायु के विभाजन वाला टॉपिक था ये खत्म होता है। अगले टॉपिक में हम वर्षा का अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे वर्षा क्या होती है, वर्षा कितने प्रकार की होती है, वर्षा को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं और विश्व में वर्षा का वितरण क्या है। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।